हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 16 फरवरी 2023 को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले सोशल साइंस के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले तमाम फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कोलोन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। आप सभी को बता दें कि सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सन 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन हुआ था। सन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हो गया था और सन 1930 ईस्वी की बात है जब साबरमती आश्रम पे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ दांडी यात्रा की भी शुरुआत किया था। साथ ही एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1919 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब है और कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइट की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा, हालांकि जर्मनी के एकीकरण में गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, मेजनी, बिस्मार्क सभी का भूमिका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो बिस्मार्क ने निभाया था। यही है वो बिस्मार्क जिन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन भी किया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आर्य समाज की जो स्थापना किया था वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। आप सभी को बता दें कि बात है सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की, जब पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेसियों के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अब यहीं से एक सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज नामक जो पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, सन 1923 ईस्वी में पूर्ण स्वराज नामक पार्टी का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि भारत में सूती वस्त्र मिल की प्रथम मिल कहाँ पे खोली गई थी। काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, भारत में सूती वस्त्र मिल की जो प्रथम मिल खोली गई है ये मुंबई अर्थात बम्बई में खोली गई थी। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, बम्बई में। उसके बाद में कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम लोग AITUC के नाम से जानते हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक है वो थे सबसे पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। यही है वो लाला लाजपत राय जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। याद रखिएगा, जब हिंद चीन में अंतिम युद्ध का जो लेवल चल रहा था उस समय में अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था और FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। ये भी याद रखिएगा, एक सवाल पूछा गया था कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील योजना लागू किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर FD रूजवेल्ट हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने
प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था, जो काफ़ी ही ज़्यादा कट्टर प्रतिक्रियावादी था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था। तो अभी बता रहे थे कि रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। कहता है कि नई आर्थिक नीति, जिसे हम लोग NEP के नाम से जानते हैं, ये कब लागू हुई थी। देखिए, एन से होता है न्यू, ई से इकोनॉमी, पी से पॉलिसी, यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नई आर्थिक नीति जो है ये लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। लेकिन इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो याद रखिएगा भारत में लागू की गई थी सन 1991 ईस्वी में, लेकिन ये रूस में लागू की गई थी 1921 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का अन्य नाम क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति बनाया गया जिसका नाम था हंटर समिति। देखिए, और हंटर समिति का जो रिपोर्ट आया था ना जी, ये सन 1920 ईस्वी में आया था। एक होता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बी होगा साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का गठन आप सभी को बता दें कि 1927 में हुआ था और ये सन 1928 ईस्वी में भारत में आ गया था। उसके बाद में कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। उसके बाद में कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी। और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। उसके बाद में कहता है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। देखिए, यह हालांकि जो क्वेश्चन है 12th का क्वेश्चन है और आपके भी एग्जाम पेपर में एक हिस्ट्री से 12th वाले हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक है। कौन से वंश का है दोस्तों? मौर्य वंश का शासक है। और इसकी जो लिखी लिपि है, इसका 13वें अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलता है। और इसकी जो लिपि है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि सन 1905 ईस्वी की बात है, जब कर्जन के नेतृत्व में बंगाल को 2 टुकड़े में बांट दिया गया था। यानी बंगाल का विभाजन कब हो गया था, तो याद रखिएगा सन 1905 ईस्वी में हो गया था। और इस बंगाल के विभाजन को कब वापस लिया गया था, तो ये लिया गया था दोस्तों सन 1911 ईस्वी में। दोस्तों बंगाल के विभाजन में सन 1905 ईस्वी की बात है, जब इसके विरोध में एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसका नाम है बंग आंदोलन। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि रूस में जो दासत्व प्रथा है ये सन 1861 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। देखिए क्वेश्चन 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था तो उसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाए। और दोस्तों मजदूर संघ अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा सन 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि हो ची मिन्ह की सरकार थी, यानी हो ची मिन्ह की जो सरकार है वो कहाँ पे थी, तो ये उत्तरी वियतनाम में थी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उत्तरी वियतनाम। उसके बाद में कहता है कि वार एंड पीस, इसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध और शांति, के लेखक कौन है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद में कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था, तो आशा करते हैं कि इसका आंसर आप सभी जरूर जानते होंगे। देखिए सन 1989 ईस्वी की बात है जब रोजगार योजना को लागू किया गया था। सन 1990 ईस्वी में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। सन 1992 ईस्वी की बात है जब पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था। और उसी के 1 वर्ष पहले की बात है सन 1991 ईस्वी में जब भारत में NEP यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लागू किया गया था। और उसी
वक्त की बात है जब सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन ए होगा जी 1991 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने रखा था, तो ये रखा था अजीमुद्दीन ने। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पटना नगर किसने बसाया है, तो ये बसाया है दोस्तों उदयन ने। और उदयन ने यदि ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा तो अजातशत्रु मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे हम कभी रहे थे, क्वेश्चन आ भी गया कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया अजातशत्रु। अजातशत्रु यदि नहीं दिया जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, उदयन मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, और इसी के द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके बाद में कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आप सभी को बता दें कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात है, जब भारत में योजना आयोग का गठन हो गया था। और योजना आयोग को कब भंग किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 2014 में खत्म किया गया था। उस समय भारत में किस पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद में कहता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो क्वेश्चन 27 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होती है प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है जी, तो ये कृषि आता है। दूसरा होते हैं द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंतर्गत उद्योग आता है। और तीसरा दोस्तों होती है तृतीयक क्षेत्र जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 28 का ऑप्शन के मुताबिक चलिएगा ना, तो कह रहा है कि बिजली और गैस। देखिए बिजली और जो गैस होता है यह एक प्रकार का उद्योग होता है, इसलिए यह आपका अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का जो दोस्तों निर्माण है ये सन 1971 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसी समय में बांग्लादेशियों ने अपना अगला राष्ट्र बांग्लादेश बना लिया। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है ना जी ये टका है, और यहाँ की जो राजधानी है कैपिटल है वो ढाका है। ऐसे याद रखिएगा, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो 1971 में। इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। आशा करते हैं ये भी जानते होंगे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है जी ये है बांग्लादेश से। उसके बाद में कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो क्वेश्चन 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। लेकिन भूमि विकास बैंक जो होता है ये किसी भी किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। उसके बाद में कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है। और क्वेश्चन 32 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1989 ईस्वी की बात है जब भारत में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। उसके बाद में कहता है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, तो क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, कम से कम 100 दिन की रोजगार देने की बात की जाती है। उसके बाद में कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए गए हैं, तो क्वेश्चन 34 का राइट ऑप्शन बी होगा जी, इसमें 35 राज्य आयोग बनाए गए हैं। उसके बाद में कहता है कि प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था, तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में कहता है कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि उपभोग मान लेते कोई से रुपया हम लेते हैं, व्यय उसमें खर्च करते हैं, और बचत हम कुछ बचत कर लेते हैं। अब ये सभी का जो योग कहलाएगा, जैसे मान लेते 10 रुपया हम कमा लिए है ना जी, 10 रुपया खर्च कर लिए, जो बच गया उसको भी हम लिख लिए, और सबको जब काउंट डाउन करेंगे, सबको काउंट करेंगे तो हमारा इनकम निकलेगा यानी आय निकलेगा। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो देखिए आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह व्यय यानी खर्च करना भी होता है, उत्पादन करना भी होता है, और इनकम यानी आय भी होता है। इसलिए राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी।
उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था, तो दोस्तों सन 1868 ईस्वी में लगाया गया था। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत में जो सहकारिता की जो शुरुआत हुई है ये सन 1804 ईस्वी में हुई है। और इसका कौन सा मूलभूत तत्व नहीं है, तो ये है अनिवार्य सदस्यता। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारिक संरचना है। तो देखिए यहाँ पे हमें गैर आर्थिक आधारिक संरचना बताना होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर स्वास्थ्य हो जाएगा, क्योंकि वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, संचार हो गया, ये गैर नहीं बल्कि आर्थिक संरचना है। और गैर आर्थिक संरचना में आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, यानी हेल्थ हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। देखिए संविधान का जो 74वां संशोधन कहता है कि नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 42 कहता है कि बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि बिहार के एक निगम में ज़्यादा से ज़्यादा 75 वार्ड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी, सॉरी ऑप्शन डी होगा, 75 वार्ड। यहीं से एक मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ये भी याद रखिएगा, चेन्नई में की गई थी। यदि चेन्नई ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो मद्रास याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड की बात है, जब सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव के द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा से हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया है। तो वहाँ पे सर्वदलीय गठबंधन इसलिए किया गया है ताकि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। उसके बाद में है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम हैं और वर्तमान में इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दोस्तों मायावती है। मायावती का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, उनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। उसके बाद में कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है। देखिए सन 1985 ईस्वी में दल बदल विरोध अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत यदि कोई भी विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता यदि ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसे ही दल बदल कहा जाता है। और दल बदल विरोध अधिनियम जो 1985 है ये लागू करता है सांसद और विधायक पर। उसके बाद में कहता है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। दूसरे शब्दों में कहे तो झारखंड बिहार से कब अलग हो गया था। दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन ए होगा 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, कहता है कि इनमें से कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा बार इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जो इकहरी शासन व्यवस्था है ना, ये संघीय प्रणाली की विशेषता कतई नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, इकहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए, कहता है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं ये 543 लगभग होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन 49 का राइट ऑप्शन बी होगा 543। उसके बाद में कहता है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। बहुत पहले की बात है जब बांग्लादेश को किस रूप में जाना जाता था। तो आप सभी को भी मालूम होगा कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। लेकिन बात है सन 1971 ईस्वी को जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय में बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ दिया था और इसी युद्ध के समाप्ति के बाद बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 ईस्वी में हो गया था। तो ये भी जान लीजिए कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका है। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो टका है। ये भी याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।